फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू KGC। हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 11th की सीरीज़ चल रही है और चैप्टर का नेम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है हमारे पूरे अर्थ में, किस तरीके से ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, हमें वो पढ़ना है। तो इसके लिए एक फेमस सी थ्योरी थी जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, तो ये थ्योरी जो है ये बताती है कि कैसे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं हमारे पूरे प्लैनेट में, अर्थ में। ओके, अब हम लोग इसी थ्योरी को पढ़ेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और कैसे पहले ये सिंगल लैंड मास थे और ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए, डिवाइडेड हो गए इनटू डिफरेंट लैंड मासेस विच आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस विच आर नोन एज डिफरेंट ओशियंस। ओके, नोन बाय डिफरेंट ओशियंस। ठीक है, तो हम उसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या है पूरे चैप्टर में। लेट्स स्टार्ट। बेसिकली ये जो थ्योरी है ये दी थी एल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है, तो इन्होंने बताया था कि क्या रीजंस हैं जिससे कि हम लोग अलग अलग प्लेसेस को पढ़ते हैं और अलग अलग प्लेसेस डिफाइंड है, क्या रीजंस हैं। तो ठीक है, इन्होंने क्या किया, ही फाउंड 2 रीजंस फॉर द वेरिएशन ऑफ फाउंडिंग ग्लेशियर्स एज वेल एज कोल इन सेम प्लेसेस सच एज कैनेडा। ठीक है, तो इन्होंने ये डिफाइन किया कि एक ही प्लेस में इतने वेरिएशंस हो कैसे सकते हैं, वाई, हाउ इट इज़ पॉसिबल। ओके, विच आर एक्चुअली प्रेजेंट एट द इक्वल। ठीक है, ये एक ही जगह पे प्रेजेंट है और इक्वल टाइम में प्रेजेंट है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि डिफरेंट कंडीशंस अवेलेबल है, नो। ठीक है, तो इन्होंने 2 रीजंस दिए इस चीज़ के। पहला रीज़न इन्होंने दिया कि अर्थ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस जो हैं ये मूव नहीं कर रहे हैं और ये क्या हो रहा है कि क्लाइमेट को शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने पहला रीज़न दिया अर्थ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर नॉट मूविंग एंड इन्होंने दिया शिफ्टिंग ऑफ क्लाइमेट का रीज़न, ये फर्स्ट रीज़न था। ठीक है, एंड सेकेंड रीज़न इन्होंने दिया कि कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग एंड क्लाइमेट इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये 2 रीजंस थे जो एक्चुअली कंफ्यूजिंग हो गए लोगों के लिए कि इन्होंने पहले तो बोला कि कॉन्टिनेंट ओशियंस मूव नहीं कर रहे हैं एंड दूसरे में इन्होंने बोला कि नो दे आर मूविंग एंड क्लाइमेट इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। ठीक है, पहले में था कि क्लाइमेट शिफ्ट हो रहा है बट इन द सेकेंड रीजन ही सेड दैट क्लाइमेट इज नॉट कॉन्स्टेंट, क्लाइमेट इज नॉट शिफ्टिंग, इट इज कॉन्स्टेंट। ओके, तो ये चीज़ थी। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारी बुक में क्या है। बुक में लिखा है कि नो वंडर मैनी साइंटिस्ट थॉट दिस सिमिलैरिटी एंड कंसिडर्ड द पॉसिबिलिटी, ठीक है, ऑफ 2 अमेरिकाज, यूरोप एंड अफ्रीका टू बी वंस जॉइन टुगेदर फ्रॉम द नोन रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑफ साइंस। ठीक है, फिर इन्होंने बताया कि हाँ ये कैसे अलग अलग हो गए एंड अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बन गए। तो दैट इज़ द बेसिकली द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ठीक है, कि यही बताती है कि कैसे पहले ये पूरा एक लैंड मास था एंड दे डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू डिफरेंट लैंड मासेस और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के नाम हो गए। ठीक है, और ये चीज़ है। अब इन्होंने बोला कि इस चीज़ को, जो इनका सेकेंड रीज़न था, टू प्रूव दैट कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं और क्लाइमेट जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो इस रीज़न को, क्योंकि ये चीज़ इन्होंने पहली बार, कोई एक साइंटिस्ट था जिसने ये चीज़ बताई है एंड दैट वाज कंफ्यूजिंग फॉर ऑल ऑफ पीपल। ठीक है, तो क्या हुआ कि फिर इन्होंने प्रूफ इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो प्रूफ क्या इन्होंने दिया, तो इन्होंने ये थ्योरी जो दी थी ये दी थी 1912 में। ठीक है, 1912 में। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो है इन्होंने बोला कि ऑल कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड अ सिंगल कॉन्टिनेंटल मास। ठीक है, एक सिंगल कॉन्टिनेंटल मास था जिसको पैनगिया बोलते थे। ओके, पैनगिया, ये कॉन्टिनेंटल मास को बोलते थे। ठीक है, अभी हम लोग उसको डायग्राम से देखेंगे बट फर्स्टली वी रीड आउट कि उन्होंने थ्योरी क्या दी है। पैनगिया बोलते थे उस लैंड मास को जिससे ये सारे कॉन्टिनेंट्स बने हैं। ठीक है, तो उस कॉन्टिनेंट को सुपर कॉन्टिनेंट बोला है यहाँ पे एंड दैट इज कॉल्ड पैनगिया, जिसका मतलब है पूरी अर्थ, ऑल अर्थ। ठीक है, द मेगा ओशियन वॉज कॉल्ड पैंथेलेसा। ठीक है, तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट हैं। कॉन्टिनेंट्स को इन्होंने पैनगिया बोला एंड जो मेगा ओशियन था, सारे ओशियंस मिला दो, देन द मेगा ओशियन क्रिएटेड, उसको इन्होंने पैंथेलेसा नाम दिया, मीनिंग ऑल वाटर। ठीक है, अब क्या है कि ये इन्होंने आर्ग्यूमेंट जो दिया था ये 200 मिलियन ईयर्स एगो पहले दिया था, यानी 200 साल पहले, 200 मिलियन ईयर्स मतलब 200 मिलियन साल पहले दिया था। एंड क्या था कि पैनगिया फिर इन्होंने बोला कि ब्रोक हुआ 2 लार्ज कॉन्टिनेंटल मासेस में, जिसको बोलते हैं लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो इन 2 लैंड मासेस में वो टूटा है और क्या बनाया उसने, नॉर्दर्न पार्ट बनाया एंड साउदर्न पार्ट बनाया। तो एक चला गया नॉर्दर्न पार्ट में, एक चला गया साउदर्न पार्ट में। ठीक है,
तो गोंडवाना जो है और जो लॉरेशिया है, ठीक है, ये देन कंटिन्यूअसली ब्रेक होते रहे और स्मॉलर जो कॉन्टिनेंट्स हैं जो आज एग्जिस्ट करते हैं वो हमें नज़र आते हैं, ठीक है। तो अ वैरायटी ऑफ एविडेंस वाज ऑफर्ड, क्योंकि उन्होंने एविडेंस कलेक्ट किए थे इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज नो वन वॉज बिलीविंग हिम, ओके। तो उन्होंने सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए एंड दैट एविडेंसेस, दोज एविडेंसेस प्रूव्ड हिम करेक्ट एंड एवरीवन थॉट यस दिस थ्योरी इज राइट एंड इससे पता चला कि क्या डिस्कवरी हुई, कैसे समझ में आया कि अरे पहले एक पूरा लैंड मास था और फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा जिसको आज हम लोग कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, और 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे प्लैनेट में हैं, ठीक है, एंड 5 ओशियंस ऑल्सो, क्योंकि जो पैंथेलिसा है वो क्या हुआ, ये देखो ओशियंस तो नहीं डिवाइड होंगे, वो जब कॉन्टिनेंट्स डिवाइड हुए तो उन्होंने ऑटोमेटिकली ओशियंस को डिवाइड कर दिया एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओशियंस आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स, ओके। तो ये थ्योरी थी जो इन्होंने दी थी, इनका नाम है एल्फ्रेड वेगनर, ओके। 1912 में इन्होंने ये थ्योरी दी है और इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। तो अब इन्होंने एविडेंसेस क्या दिए होंगे, है ना, तो ये चीज़ दिमाग में आती है। तो इन्होंने एविडेंसेस दिए ना फॉसिल से, ठीक है, तो बहुत सारे फॉसिल्स इनको मिले, लाइक मेसोसॉरस इनको मिला। ये मेसोसॉरस एक बोल सकते हैं स्पीशी है ऑफ डायनासोर, ठीक है। तो मेसोसॉरस इज अ स्पीशी ऑफ डायनासोर जिसको इन्होंने कलेक्ट किया एंड देन ही गॉट टू न्यू दैट व्हाट इज हैपनिंग विद दैट, ठीक है। ये मेसोसॉरस रेप्टाइल मान सकते हो आप, क्योंकि देखो किसी को पता नहीं है कि ये था क्या, बट उसका नाम दिया गया है, ठीक है। और ये प्रेजेंट था इस रीजन में और इसके कुछ पार्ट्स यहाँ पे भी पाए गए हैं, कुछ पार्ट्स इसके दूसरे कॉन्टिनेंट्स में भी पाए हैं। सो इट सीम्स समथिंग न्यू, ठीक है। तो अब देखिए इस इमेज को, तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है हमारी ये पूरा दिखाती है, इसमें पार्ट्स में स्टेप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप हमें दिख रहा है पैनगिया, जो पूरा एक नज़र आ रहा है। इसमें आप नहीं क्लासीफाई कर सकते कि कौन अमेरिका है, कौन नॉर्दर्न अमेरिका है, कौन साउदर्न अमेरिका है एंड कौन सा एशिया है, तो आप नहीं क्लासीफाई कर सकते हो इस पहले पार्ट में जो कि आपको ब्लू पोर्शन से नज़र आ रहा है, पैनगिया लिखा है, ठीक है। अब आता है लॉरेशिया एंड गोंडवाना। सो सी क्या हुआ है कि लॉरेशिया और गोंडवाना आइलैंड दोनों कॉन्टिनेंट्स दोनों टूटे, ठीक है, और ये दोनों टूटे दैट इज आइलैंड बेसिकली, ठीक है। तो वो गलत नहीं है उसको कहना, बिकॉज सराउंडेड बाय वाटर, ओके, फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है। तो ये दोनों टूटे एंड नॉर्दर्न पार्ट में चला गया लॉरेशिया एंड साउदर्न पार्ट में था गोंडवाना आइलैंड। मेन थिंग इज दैट कि इनके जो सेंटर से जो ये वाटर है ना, इनके सेंटर में, इन दोनों लैंड मासेस के सेंटर में जो ये वाटर है, दैट दिस वाटर इज नोन एज टेथिस सी, ठीक है। टेथिस सी सेपरेटेड गोंडवाना एंड लॉरेशिया, ठीक है। अब इसके बाद धीरे धीरे और ये कंटिन्यूअसली ब्रेक डाउन हुए एंड देन वी फाइंड द ओरिजिनल मैप ऑफ द वर्ल्ड विच इन विच वी सी कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस बोथ ऑफ देम कंटिन्यूअसली एंड इक्वली, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए ये बना है, अब जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें नज़र आ रहा है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अलग अलग ओशियंस, अफ्रीका, यूरेशिया पहले एक ही था, यूरोप एंड एशिया, ओके। और समझ में आ रहा है इंडियन प्लेट जो है वो भी नज़र आ रही है, ऑस्ट्रेलिया। हम लोग ये भी देखेंगे इसी वीडियो में कि इंडियन प्लेट कैसे बनी थी, ठीक है, हाउ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया केम एंड हाउ इट बिकम्स अ पेनिनसुला। सो अब इसके एविडेंसेस क्या मिले, तो जैसा मैंने बताया कि पहला एविडेंस था मेसोसॉरस का, ठीक है। इट इज़ अ काइंड ऑफ रेप्टाइल, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, शैलो फ्रेश वाटर में भी, ओके। सो ये सारी चीज़ें मेसोसॉरस का ये इनको एविडेंस मिला था। दूसरा था कि ही फाउंड दैट कि जो फॉसिल्स एक लैंडमास में मिल रहे हैं वो दूसरे लैंडमास में भी मिल रहे हैं, जैसे कि कुछ फॉसिल्स अफ्रीका में मिले एंड सेम फॉसिल्स आर फाउंड इन साउथ अमेरिका, ओके, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा इनका एक और एविडेंस था जियोलॉजिकल सिमिलैरिटी, द काइंड ऑफ माउंटेन्स ही फाउंड इन अफ्रीका, सेम रेंजेस ऑफ माउंटेन्स कंटिन्यूअसली वाज फाउंड इन साउथ अमेरिका, ठीक है, एग्जाम्पल भी है इसके, ठीक है। और दूसरा क्या है, ग्लेशियल स्ट्राइशंस इनको मिले कि क्या ग्लेशियल सिमिलैरिटीज़ हैं इक्वेटर के अराउंड, ठीक है। बिटुमिनस कोल मिला, ये जो बिटुमिनस कोल है ये थिक फॉरेस्ट में पाया जाता है, ठीक है, डेसिडस फॉरेस्ट में और एवरग्रीन फॉरेस्ट में, हायर लैटिट्यूड्स में पाया जाता है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, रशिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका में मिला और फॉरेस्ट थे वहाँ पे पहले ही फाउंड दैट, तभी तो वहाँ पे बिटुमिनस कोल मिला, ठीक है।
तो ये सारे एविडेंसेस आपकी बुक्स में भी दिए गए हैं। रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशियंस, ठीक है, ओशियंस के अक्रॉस सेम एज की रॉक्स पाई गई, ठीक है। जब उनका कार्बन डेटिंग मेथड से उनको फाइंड आउट किया गया तो समझ में आया कि सेम एज की रॉक्स हैं। जुरासिक एज की रॉक्स पाई गई अमेरिका और अफ्रीका में। अमेरिका में कौन सा अमेरिका? साउथ अमेरिका में। ओके, तो ये सारी चीज़ें प्रूव करती हैं कि यस पहले एक लैंडमास था। सो अब हम लोग थोड़ी सी रॉक्स देख लेते हैं कौन कौन सी पाई गई थी, ठीक है। तो ये पहली है टिलाइट और टाइलिट। ओके, इट इज़ अ सेडिमेंट्री काइंड ऑफ रॉक, ठीक है। ये सेडिमेंट्री रॉक थी जो डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियर्स में से बनी है, मतलब ग्लेशियर्स के डिपॉजिट से बनी है। गोंडवाना सिस्टम जो था सेडिमेंट्स का, जो बहुत वेल नोन है क्योंकि डिफरेंट लैंड मासेस थे, ठीक है। 6 डिफरेंट लैंड मासेस में बना, ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। एट द बेस द सिस्टम हैज थिक टिलाइट इंडिकेटिंग एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग्ड ग्लेशिएशन। तो ये समझ में आया कि जो पहले एग्जिस्ट करते थे ग्लेशियर्स, वो प्रोलॉन्ग और एग्जिस्टेंस की वजह से, एग्जिस्टेंस ग्लेशिएशन की वजह से वो आज रॉक्स बनी है। एंड दैट रॉक्स आर सेडिमेंट्री रॉक्स एंड दोज आर नोन एज टिलाइट। ओके, अब क्या है, काउंटर पार्ट्स ऑफ सक्सेशन आर फाउंड इन, और यही रॉक्स कहाँ कहाँ पाई गई है? अफ्रीका में, फाल्कन आइलैंड में, ओके, फाल्कलैंड आइलैंड में, मेडागास्कर, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया में इनके प्रिंट्स पाए गए। प्रिंट्स नहीं, ये रॉक्स ही पाई गई हैं। ओके, ओवरऑल रिजेम्बलेंस ऑफ गोंडवाना टाइप सेडिमेंट्स clearly demonstrates that these land masses have remarkably similar histories, ठीक है। तो ये गोंडवाना जो लैंड था उसमें बेसिकली 6 लैंड मासेस थे, डिफरेंट लैंड मासेस, जो मेजर हमारे 6 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। एशिया को छोड़ के, एशिया चला गया तो लॉरेशिया वाले पार्ट में, उसमें यूरोप भी था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और ग्लेशियल टिलाइट प्रोवाइड्स अनएम्बिगुअस एविडेंस ऑफ पैलियो क्लाइमेट्स एंड ऑल्सो ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो एक ये जो पैलियो क्लाइमेट और ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स का जो एविडेंस था, ये स्टिलाइट सेडिमेंट्री रॉक ने प्रोवाइड किया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। सो अब आ जाते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स पे। सो व्हाट आर दीज प्लेसर डिपॉजिट्स? ये सारे एविडेंसेस ही हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड हैं। प्लेसर डिपॉजिट्स आर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, जो कहाँ पाए गए? घाना कोस्ट में। एंड एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ सोर्स रॉक इन द रीजन इज एन अमेजिंग फैक्ट दैट द गोल्ड बियरिंग वीन्स आर इन ब्राज़ील एंड इट इज़ ऑब्वियस दैट गोल्ड deposits of Ghana are derived from Brazil plateau when the two continents lay side by side, ठीक है। तो ब्राज़ील में पाए गए हैं ये प्लेसर डिपॉजिट्स जो कि किसके हैं? गोल्ड के, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, सो सेम आ गया फॉसिल्स वाला जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो व्हेन आइडेंटिकल स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अडॉप्टेड टू लिविंग ऑन लैंड और इन फ्रेश वाटर और found on either side of marine barriers, a problem arises regarding accounting for such distribution। तो क्या होता है कि एक प्रॉब्लम अराइज कर जाती है क्योंकि ये मरीन के जो, मतलब जो, जैसे आपने देखा होगा, जो हमारा, जैसे इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, तो जो गोवा का सी कोस्ट है, वहाँ पे क्या पेड़ नहीं होंगे? वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है। तो वो जो होंगे, वो अगर एजेड ट्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा? आगे जाके वो फॉसिल्स बन जाएंगे। एंड ऐसा ही होता है, ऐसा ही हुआ था। तो क्या हुआ, जब वो फॉसिल्स बने तो डिफाइन करना मुश्किल था। ओके, सो ये डिफाइन करना मुश्किल हो गया कि ये कौन से मतलब कौन से कॉन्टिनेंट्स में प्रेजेंट हैं, ओके, कौन से लैंड मास के हैं। तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, मेडागास्कर एंड अफ्रीका लेट सम टू कंसीडर अ कंटिगुअस लैंड मासेस लेमुरिया, ओके, लिंकिंग दीज 3 लैंड मासेस। ये 3 कौन है? इंडिया, मेडागास्कर और अफ्रीका, ठीक है। मेसोसॉरस वाज स्मॉल रेप्टाइल अडॉप्टेड टू शैलो ब्रैकिश वाटर, ये यहाँ का है शैलो ब्रैकिश वाटर जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। द स्केलेटन्स, मतलब इसके स्केलेटन्स मिले साउदर्न केप प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका में एंड इरावर फॉर्मेशंस ऑफ ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील और साउथ अमेरिका पहले तो मिले हुए थे ना, फिर सेपरेट हो गए। तो दैट्स फैक्ट्स, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स हैं जो हमने पढ़े हैं, ओके, क्योंकि ये एविडेंसेस थे, ठीक है। अब क्या है? फोर्सेस ऑफ ड्रिफ्टिंग। तो क्या था ऐसा कि ये कॉन्टिनेंट सेपरेट हो गए, मतलब ये लैंड मास सेपरेट हो गया एंड कॉन्टिनेंट्स बन गए, तो कुछ फोर्सेस लगे होंगे। व्हाट आर दीज फोर्सेस? तो इसको पढ़ते, क्योंकि जब उन्होंने, वेगनर ने ये एविडेंसेस दिए और ये चीज़ प्रूफ तो हो गई कि येस दिस वॉज हैपेंड, बट वाई, हाउ इट वॉज हैपेंड, ये चीज़ तो प्रूव ही नहीं हुई। तो वेगनर ने कुछ चीज़ें बताई, कुछ सजेस्ट किए, मेथड्स की, हो सकता है कि ये ऐसे हुआ हो, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स ये किसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल है? पोल फ्लीरिंग फोर्स की वजह से एंड टाइडल फोर्सेस की वजह से। जो एक्चुअली टाइडल फोर्सेस हैं वो कहाँ से होते हैं? सी वेव्स के थ्रू, ओके। द पोलर फ्लीरिंग फोर्सेस रिलेट्स टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, और ये जो पोलर फ्लीरिंग फोर्स है ये रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से हो रहा है, ओके।
और हमें ये पता है कि अर्थ जो है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, इट हैज़ बल्ज एट द इक्वेटर, ठीक है, बल्ज है। तो क्या होता है, सेकेंड फोर्स जो इन्होंने बताया टाइडल फोर्स, ये कहाँ से था, अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन। टाइड्स, अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा कि टाइड्स कैसे जनरेट होती है, तो ये हमने देखा है, मैंने ही अपनी वीडियोज़ में डाला हुआ है कि टाइड्स कैसे जनरेट होती है, बिकॉज ऑफ द फोर्सेज ऑफ सन, ठीक है, सन, मून एंड अर्थ, ठीक है। अगर ये एक लाइन में है, ठीक है, तो कौन सी टाइड होगी, अगर ये परपेंडिकुलर है तो कौन सी टाइड होगी, वी हैव सीन दैट, तो दैट आर द टाइडल फोर्सेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह, इन टाइडल फोर्सेस की वजह से क्या होता है, टाइड्स जनरेट होती हैं, टाइड्स अकर होती हैं, और ओशियानिक फोर्सेस क्रिएट होते हैं, ओशियानिक वाटर्स क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, ठीक है। वैगनर बिलीव दैट दीज फोर्सेस वुड बिकम इफेक्टिव व्हेन अप्लाइड ओवर मैनी मिलियन ईयर्स, हाउएवर मोस्ट ऑफ स्कॉलर्स कंसीडर दीज फोर्सेस टू बी टोटली इनएडुकेट। तो मैंने वही बताया ना कि इन्होंने ऐसा बोला कि ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा हुआ होगा, इसलिए ये चीज़ हुई है, ठीक है, ऐसे तभी इन रीजंस की वजह से ये कॉन्टिनेंट सेपरेट हुए हैं। बट मैनी ऑफ द साइंटिस्ट क्रिटिसाइज हिम ऑल्सो, एंड उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, ये तो टोटली इनएडुकेट थ्योरी है, ठीक है, इनएडुकेट रीजंस दिए हैं, ठीक है। तो अब पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़ क्या आई, इस ड्रिफ्टिंग के बाद की स्टडीज़ क्या है, तो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट the evidence collected from the continental areas in the form of distribution of flora and fauna or deposits like tillite, a number of discoveries during the post World War second period added new information to the geological literature, ठीक है। तो ये जो क्या होता है, जब पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरीज आई हैं तो वो बेस्ड ऑन एविडेंस ही आई हैं, ठीक है, कि ये एविडेंसेस हैं तो उसके बेसिस पे क्या थ्योरी निकाली गई है, ठीक है। पर्टिकुलरली द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द ओशियन फ्लोर एंड मैपिंग प्रोवाइडेड न्यू डायमेंशंस फॉर द स्टडी ऑफ डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं बोल सकते कि वैगनर ने जो बोला वो गलत है, एब्सोल्युटली नो, बिकॉज क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे बोला वो चीज़ें जब एक्चुअली इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं अवेलेबल थी और मैपिंग वगैरह का इतना कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, ठीक है। तो मैपिंग ऑफ जैसे ही ओशियंस और इन सब की मैपिंग होने लगी तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें क्लियर होती चली गई कि इज़ इट ट्रू और नॉट, ओके। तो कुछ थ्योरीज आई, ठीक है, बाद में, जो कि पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरीज हैं। तो इसमें आती है एक कन्वेक्शनल करेंट थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये आर्थर होल्म्स ने दिया था और इन्होंने ये बोला 1930s में ये आई और इन्होंने बोला कि ये जो कन्वेक्शनल करेंट्स हैं ये ऑपरेट कर रहे हैं मेंटल पोर्शन में। कहाँ कर रहे हैं? मेंटल पोर्शन में। और ये जो हैं ये जेनरेट करते हैं क्या? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, कॉजिंग थर्मल डिफरेंसेस इन द मेंटल पोर्शन, ठीक है। जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को जनरेट मतलब जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जनरेट होंगे तो थर्मल डिस्टर्बेंस हो जाएगा। थर्मल मीन्स टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा, टेम्परेचर वेरिएट होने लगेगा, ठीक है। और जब टेम्परेचर वेरिएशन होगा तो क्या होता है? तो इंटायर जो मेंटल पोर्शन है वहाँ पे डिफरेंसेस आने लगेंगे, ठीक है, थर्मल डिफरेंसेस आने लगेंगे। और ये एक अटेम्प्ट था एक्सप्लेन करने के लिए कि इसकी वजह से फोर्सेस जेनरेट होते हैं और इस बेसिस पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को एक और थ्योरी मिल गई, दैट इज कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। एंड कन्वेक्शनल करंट थ्योरी बताती है कि मेंटल में बहुत सारे टेम्परेचर डिफरेंसेस है, दैट्स वाई बिकॉज ऑफ दीज टेम्परेचर डिफरेंसेस क्या होता है? फोर्सेस जनरेट हुए हैं एंड कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो सेपरेट हुए हैं, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो वैलिड है और एक और रीज़न उसको मिल गया। अब आता है मैपिंग ऑफ द ओशियन फ्लोर, ठीक है। तो क्या थी मैपिंग ऑफ ओशियन फ्लोर? डिटेल्ड रिसर्च हुई इसके बारे में जिसने बताया कि जो ओशियन फ्लोर है वो ना सिर्फ वास्ट है बल्कि फुल ऑफ रिलीफ्स है। रिलीफ यानी रिलीफ फीचर्स, माउंटेन्स भी हैं और भी रिलीफ फीचर्स हैं जो ओशियंस में होते हैं, ठीक है। फॉसिल्स भी पाए जाते हैं और क्या है, फ्लोरा एंड फौना प्रेजेंट है वास्ट कैटेगरीज में, ओके। तो इससे क्या हुआ? मैपिंग की गई, ठीक है। एक्सपेडिशंस टू मैप ऑफ द ओशियन फ्लोर इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड पीरियड, ठीक है, प्रोवाइडेड अ डिटेल्ड पिक्चर ऑफ ओशियन रिलीफ एंड इंडिकेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सबमर्ज माउंटेन रेंजेस एज वेल एज डीप ट्रेंचेस, ठीक है। तो ट्रेंचेस जनरेट हो जाती हैं। ट्रेंचेस एक आप समझ सकते हो इसको इस तरीके से, ठीक है, ऐसा कुछ फिगर बन जाता है। और कुछ माउंटेन रेंजेस जो
क्या है, सबमर्ज है वाटर में, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्टिव हो सकती है ये मिड ओशियानिक रिजेस क्रिएट हो जाती हैं एंड उससे क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। और जब इन रॉक्स, जो वोल्केनिक इरप्शंस के थ्रू जो रॉक्स बनती हैं फाइनल जाके, तो उनकी जब कार्बन डेटिंग की गई और उससे बताया गया कि ये जो रॉक्स हैं ये रिवील करती हैं, ये प्रूव करती हैं कि ये कॉन्टिनेंटल एरिया से निकली हैं, ठीक है। और ये जो रॉक्स है ये कहाँ प्रेजेंट होंगी, क्रेस्ट ऑफ ओशियानिक रिजेस में प्रेजेंट होंगी और इक्वी डिस्टेंस लोकेशन पे होंगी क्रेस्ट में। एंड ये सिमिलैरिटीज बताती हैं बहुत सारे एजेस की एंड कॉन्टिनेंट्स कैसे बने, ठीक है। तो अब आता है ओशियन फ्लोर कन्फिग्रेशन। अब जो ओशियानिक फ्लोर जनरेट हो चुका है उसका कन्फिग्रेशन कैसे किया गया, ठीक है। इन दिस सेक्शन वी शैल नोट अ फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू ओशियन फ्लोर configuration that helps in the understanding of distribution of continents and oceans, ठीक है। तो क्या है, ओशियन फ्लोर जो है वो सेगमेंटेड है, सेगमेंट्स मतलब वो डिवाइडेड है 3 मेजर डिविजन्स में ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ एज वेल एज फॉर्म्स ऑफ रिलीफ, ठीक है। तो ये कौन कौन से रीजन्स हैं, कौन कौन से मार्जिन्स हैं, ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। तो डीप सी है और क्या है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स है, डीप सी बेसिन्स है एंड मिड ओशियानिक रिजेस है। अब हम लोगों को मिड ओशियानिक रिजेस यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन हो जाएगा, समझ आ जाएगा कि होता क्या है, ठीक है। तो पहला है यहाँ पे कॉन्टिनेंटल मार्जिन। तो ये देखिए फिगर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इस फिगर में सबसे ये है अबव पे कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, ठीक है। तो दीज फॉर्म द ट्रांजिशन बिटवीन द कॉन्टिनेंटल शोर्स एंड डीप सी बेसिन। ये ट्रांजिशन है, ये बीच में पाया जाता है, किसके बीच में, कॉन्टिनेंटल शोर और डीप सी बेसिन के बीच में, ठीक है। तो ये इंक्लूड करते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, डीप ओशियानिक ट्रेंचेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड है और ये सारी चीज़ें ये प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स कैसे हुआ। और दूसरा है हमारा प्लेन्स, ठीक है, एबाइसल प्लेन्स। तो ये कौन से प्लेन्स हैं, ये एक्सटेंसिव प्लेन्स हैं जो पाए जाते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन और मिड ओशियानिक रिजेस के बीच में। तो द एबाइसल प्लेन्स आर द एरियाज वेयर द कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट्स दैट मूव बियॉन्ड द मार्जिन्स गेट्स डिपॉजिट। तो कॉन्टिनेंटल के जो सेडिमेंट हैं, सेडिमेंट्स मतलब जो रिमेन्स होते हैं, जो सेडिमेंट्री रॉक्स बोल सकते हो, रॉक्स में जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो जो होते हैं वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं मार्जिन में अलोंग, मतलब मार्जिन के अलोंग डिपॉजिट हो जाते हैं और वहाँ पे वो डिपॉजिट हो जाते हैं और प्लेन्स जनरेट कर लेते हैं। इन प्लेन्स को क्या बोलते हैं, एबिसल प्लेन्स, ओके। अब आता है मिड ओशियानिक रिजेस, ठीक है। तो दिस फॉर्म्स द इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम विद इन द ओशियन, ठीक है। तो माउंटेन सिस्टम को ओशियन से कनेक्ट जो करती है वो है हमारी मिड ओशियानिक रिजेस, ठीक है। इट इज़ लार्जेस्ट माउंटेन चेन ऑन द सर्फेस ऑफ earth through submerged under the oceanic waters. It is characterized by central rift system of crest, a fractionated plateau and flank zone of all its length, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने ट्रेंचेस देखे, ठीक है। तो उसके अलोंग जो माउंटेन्स हैं वही है ये मिड ओशियानिक रिजेस, ठीक है। सो ये पिक्चर है और इसमें हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि प्लेन्स क्या है, कॉन्टिनेंटल राइज क्या है, कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, कोस्टल प्लेन क्या है, शोर लाइन क्या है, कैनियन क्या है, ठीक है। तो एबाइसल प्लेन्स जो है वो तो ये देखिए नज़र आ रहा है, ठीक है। ये है, ये एबाइसल प्लेन्स क्या है, ये वो पोर्शन है जो डिपॉजिट्स से बना है। कौन से डिपॉजिट, सेडिमेंट से, सेडिमेंट्री डिपॉजिट से, जो कि कॉन्टिनेंटल राइज के थ्रू होता है, ठीक है। अब ये जो कॉन्टिनेंटल राइज है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये पूरा पार्ट एक है, ठीक है। ये पूरा एक पार्ट है। ये क्या है, इसमें हमें नज़र आ रहा है कि पहले कॉन्टिनेंटल राइज होता है, थोड़ा थोड़ा राइज होगा, ठीक है। फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप बन जाएगा, स्लोप मतलब थोड़ा सा अपवर्ड्स डायरेक्शन में वो लिफ्ट हो जाएगा एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है वो हॉरिजॉन्टली बन जाता है एंड देन कोस्टल प्लेन्स आ जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग रह सकते हैं, ओके। और अब हम आ गए हैं हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में, क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज, ठीक है। तो वॉल्केनोज और अर्थक्वेक कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड थे, ठीक है, क्योंकि सीस्मिक एक्टिविटीज से जनरेट होते हैं अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज, ठीक है। तो ये इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और ये सीस्मिक एक्टिविटीज़ कहाँ होती हैं, बिलो द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो ये समझना इंपॉर्टेंट था कि अरे इससे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज कैसे होते हैं और कैसे हर जगह वॉल्केनो नहीं प्रेजेंट है, हर जगह अर्थक्वेक नहीं आता है, ठीक है। सो the Atlantic Ocean almost parallel to the coastline, it further extends into the Indian Ocean. Atlantic Ocean extend करता है Indian Ocean की तरफ, सबको पता है, ठीक है। It bifurcates a little south of the Indian subcontinent with one branch moving East Africa and other meeting a similar from Myanmar to New Guyana, okay.
जो ये पैपुआ न्यू गियाना है वही, ठीक है। यू विल नोटिस दैट दिस लाइन ऑफ डॉट्स कोइंसाइड्स विद द मिड ओशियानिक ridges, द शेडेड बेल्ट शोइंग द एल्पाइन हिमालय सिस्टम एंड द रिम ऑफ पैसिफिक ओशियन इन जनरल, द फोकाई यानी फोकस, ओके, ऑफ द अर्थक्वेक इन एरियाज ऑफ मिड ओशियानिक ridges आर एट शैलो डेप्थ्स, whereas along the alpine Himalayan belt as well as rim of Pacific the earthquakes are deep seated ones, ठीक है। The map of volcanoes also shows a similar pattern. The rim of Pacific is also called rim of fire due to the existence of active volcanoes in this। तो बेसिकली ये है पिक्चर जो आपकी बुक में भी दी गई है, तो इससे हमें समझ में आएगा कि कैसे क्या अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक जोन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो ये जो नज़र आ रहा है शेडेड पार्ट, ठीक है, इन्होंने पहले क्या बोला कि जो अटलांटिक ओशियन है उसका कुछ पार्ट पैसिफिक से मिलता है एंड वो सम दिस डॉटेड लाइंस जो है ये बनाता है, ठीक है। डॉटेड लाइंस जो हैं ये आपको ये ओशियंस बताए गए हैं, ठीक है, इससे, ठीक है। तो आपका ये क्या है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया नज़र आ रहा है, ये हमारा एशिया नज़र आ रहा है, ठीक है। और इस ऑस्ट्रेलिया के ऊपर क्योंकि ये पैसिफिक ओशियन ये इंडियन ओशियन वाला पार्ट है, तो इंडियन ओशियन जो मिला हुआ है और हमारे एशिया के ईस्टर्न पार्ट में अगर देखा जाए तो ये जो है ये क्या है, पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। तो ईस्ट पैसिफिक ओशियन है और ये क्या बना रहा है, देखिए ये जो शेडेड पार्ट है ये एक रिंग की तरह बन रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। और इसे ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे वॉल्केनोज एक्टिवली प्रेजेंट है, एक्टिव वॉल्केनोज प्रेजेंट है। भाई ये जो जापान अपान वाला पार्ट है ये यही तो है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज प्रेजेंट हैं। बहुत सारे वॉल्केनोज जो है वो साउथ अमेरिका में भी प्रेजेंट है, लेकिन साउथ अमेरिका में कौन से पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका के भी वेस्टर्न पार्ट में। तो ये एक रिंग जैसा बन रहा है, ये है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। हवाई, देखिए ये हवाई आइलैंड प्रेजेंट है, ये यूएसए इसको कवर करता है। एक्चुअली क्या होता, हवाई आइलैंड जो है ये यूएसए में प्रेजेंट है, बट ये मैंने जो लास्ट वीडियो बताई थी उसमें बाय मिस्टेक, आई डोंट नो कैसे, वो मैंने हवाई को जापान बोल दिया था, सो कि जापान में प्रेजेंट है। सो प्लीज़ करेक्ट इट इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑल्सो, सो उसको आप समझ लेना कि वो बाय मिस्टेक था, ठीक है। तो वो हवाई आइलैंड जो है वो बिकॉज नाम में कन्फ्यूज़न हो जाता है ना, क्योंकि वो जापानीज़ नेम जैसा लग रहा है और हो जाता है कभी कभी, ठीक है। सो ओके, सॉरी फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का, इससे हमें समझ में आता है कि कैसे हमारा सी फ्लोर जो है वो स्प्रेड है ऑल ओवर दी एरिया, ठीक है। तो ये थ्योरी जो है ये हैरी हेस ने दिया था, पता नहीं आपकी बुक में दिया है या नहीं। हैरी हेस ने ये थ्योरी दिया है, कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि मैपिंग की वजह से, ठीक है, पेलियोमैग्नेटिक स्टडीज़ जो हुई हैं रॉक्स की, पेलियोमैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक जो उनका इफेक्ट है, मैग्नेटिज्म ऑफ रॉक्स, उससे पता चला है कि ओशियानिक रीजन्स क्या क्या रिवील कर रहे हैं फैक्ट्स को, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है, इट वाज रियलाइज दैट ऑल द मिड ओशियानिक रीजन्स वॉल्केनिक इरप्शंस आर कॉमन एंड दे ब्रिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा टू द सर्फेस ऑफ दिस एरिया। तो ये चीज़ तो क्लियरली है कि वॉल्केनोज हैं तो लावा प्रेजेंट होगा एंड लावा की वजह से क्या होगा, बहुत सारे रॉक्स बनेंगे, बिकॉज फाइनली वो क्या होगा, लावा बाहर आएगा एंड देन इट कूल्स डाउन एंड इट फॉर्म्स द इग्नियस रॉक्स एंड मैनी मोर सेडिमेंट्री एंड ऑल, ठीक है। तो उसकी फिर डेटिंग होगी, कार्बन डेटिंग होगी, ठीक है। द रॉक्स इक्विडिस्टेंट ऑन आइदर साइड्स ऑफ द क्रेस्ट ऑफ मिड ओशियानिक रिजेस शो द रिमार्केबल सिमिलैरिटीज़। तो क्या हुआ, इसकी वजह से, इन रॉक्स की वजह से हमें ये समझ में आया कि ये इन रॉक्स में तो काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन सेम है, पीरियड ऑफ फॉर्मेशन सेम है, ठीक है। तो रॉक्स जो हैं वो क्लोजर हैं मिड ओशियानिक रिजेस के और उनकी पोलैरिटी यंगेस्ट है, ठीक है, एंड आर द यंगेस्ट रॉक्स, ठीक है। क्या है, द एज ऑफ रॉक्स इंक्रीजेज एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द क्रेस्ट। तो एज जो है रॉक्स की वो क्या होता है, वो इंक्रीज करती है एज वी गो विद द डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एज। जैसे इन डिस्टेंस इंक्रीज करोगे, आप क्रेस्ट से दूर जाओगे तो रॉक्स की एजेस जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगी, ओके। सो ये क्या है, क्रेस्ट क्या है, क्रेस्ट आप समझ सकते हो मिड ओशियानिक रिजेस का एक पार्ट है, ठीक है। द ओशियानिक क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर दैन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स, ठीक है। तो जो ओशियानिक रॉक्स हैं वो यंगर हैं कॉन्टिनेंटल रॉक्स से, यानी ओशियानिक रॉक्स लेटर बनी हैं और कॉन्टिनेंटल रॉक्स अर्लियर बनी थी, ओके। द एज ऑफ रॉक्स इन द ओशियानिक क्रस्ट इज नो वेयर मोर दैन 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड। सम ऑफ द कॉन्टिनेंटल रॉक्स की क्या है, 3200 मिलियन ईयर्स एगो, यानी ये 3200 साल
साल मिलियन ईयर्स एगो पहले बना है और वो 200 मिलियन ईयर्स एगो पहले बना है, यानी ओशियानिक क्रस्ट। तो ओशियानिक जो है वो क्या है, यंगर है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझ में आ जाती है यहाँ से कि कॉन्सेप्ट क्या है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। ठीक है, तो अब आती है हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ठीक है, तो एक टेक्टोनिक थ्योरी भी मिली है हमें। ठीक है, इसमें ये किसने दी थी, ये WJ मॉर्गन ने दी है। ठीक है, इन्होंने बताया सी फ्लोर स्प्रेडिंग और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इन्होंने इन दोनों के एविडेंसेस को यूज़ किया इस थ्योरी के लिए। किसके लिए, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को। ठीक है, तो ये इन्होंने दी मॉर्गन ने। इन्होंने बोला कि प्लेट टेक्टोनिक्स कुछ नहीं है बट मूवमेंट ऑफ लिथोस्फीयर की प्लेट्स, ओके, मूवमेंट ऑफ लिथोस्फीयर प्लेट्स ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस एमिनेटिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो इन्होंने बोला ये कुछ नहीं है, बस जो लिथोस्फीयर की प्लेट्स का मूवमेंट है ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस, ठीक है, उसकी वजह से ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बनती है। ठीक है, तो टेक्टोनिक्स का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग। ठीक है, कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन और डिफरेंसेस फीचर्स जो हैं इनके सिमिलर और डिफरेंसेस फीचर्स जो हैं वो बिकॉज ऑफ दीज प्लेट्स हैं। इन प्लेट्स को क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, तो जो इन्होंने बताया कि जो ओशियानिक प्लेट हैं वो डेंसर हैं और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं वो लाइटर हैं, वो हल्की हैं। ओशियानिक प्लेट्स ज़्यादा डेंसिटी वाली हैं और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स लाइट हैं, हल्की हैं। तो इन्होंने मेजर प्लेट्स बताई, कौन कौन सी बताई, बहुत सारी मेजर प्लेट्स इन्होंने बताई। एंटार्क्टिका एंड सराउंडिंग ओशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकन विथ ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट एंड यूरेशियन एंड एडजेसेंट ओशियानिक प्लेट्स। ठीक है, तो ये सारी मेजर प्लेट्स थी। ठीक है, एंटार्क्टिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक, इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का पूरा एक प्लेट, अफ्रीकन, ठीक है, ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट वाला पार्ट एंड यूरेशियन विद एडजेसेंट ओशियानिक प्लेट्स। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं माइनर प्लेट्स कौन कौन सी थी। तो कुछ माइनर प्लेट्स भी हैं लाइक कोकोस प्लेट्स, नास्का प्लेट्स, अरेबियन प्लेट्स, फिलीपीन प्लेट्स, कैरोलिन प्लेट्स एंड फूजी प्लेट्स। ठीक है, ये आ सकता है कि माइनर कौन सी हैं और मेजर कौन सी है। तो मेजर में वो सारे हैं जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, और माइनर में कुछ अलग ही नेम है। ठीक है, लाइक कोकोस प्लेट्स, नास्का, ठीक है, जो साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट्स के बीच में है, अरेबियन, सऊदी अरेबिया और अरेबिया वाला लैंड मास, फिलीपींस प्लेट्स एशियाटिक और पैसिफिक ओशियन वाला जो प्लेट है उसके बीच में है, कैरिबियन प्लेट्स फिलीपींस और इंडियन प्लेट्स के बीच में है, फूजी प्लेट्स नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में है, जुआन डे फूका प्लेट। ठीक है, जुआन डे फूका प्लेट भी है जो आपकी बुक में नहीं है बट ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है। प्लेट बाउंड्रीज, अब हम लोग देखते हैं प्लेट बाउंड्रीज क्या होती हैं। ठीक है, तो प्लेट बाउंड्रीज क्या है, वो रीजन्स जहाँ पे प्लेट इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे से। ठीक है, माउंटेन्स, ट्रेंचेस, मिड ओशियानिक रिजेस, ठीक है, वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक, ये सारे डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये सारे रिजल्ट्स हैं इन इंटरेक्शन ऑफ वेरियस प्लेट्स के। ठीक है, तो कौन कौन सी प्लेट बाउंड्रीज हैं, टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज क्या क्या है। पहला है डाइवर्जेंट, दूसरा है कन्वर्जेंट एंड थर्ड इज ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज क्या है, जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं यानी रिपल कर रही हैं या एक दूसरे से दूर जा रही हैं, देन दे फॉर्म डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के बेस्ट एग्जांपल्स क्या है, मिड अटलांटिक रिज। ठीक है, ये जो प्लेट है ये अमेरिकन प्लेट से सेपरेट हो गई, यूरेशिया और अफ्रीकन प्लेट से सेपरेट हो गई। एट दिस द अमेरिकन प्लेट आर सेपरेटेड फ्रॉम अमेरिकन प्लेट जो है वो यूरेशिया और अफ्रीकन प्लेट से सेपरेट हो गई। तो ये सेपरेट होंगी, जब दूर जाएंगी तो ये डाइवर्ज हो जाएंगी एंड नेक्स्ट अदर रिलीफ फीचर्स बना लेंगी। ओके, कन्वर्जेंट क्या है, जब एक प्लेट एक दूसरे प्लेट के पास आए या उसके ऊपर से निकल जाए। ओके, सो प्लेट्स विच कम टूवर्ड्स ईच अदर। ओके, तो ये क्या है, सबडक्शन जोन अकर करता है यहाँ पे। ठीक है, सिंकिंग हो जाती है। ठीक है, तो वन प्लेट जो है वो डाइव कर जाती है दूसरे के ऊपर से। ठीक है, द लोकेशन वेयर सिंकिंग ऑफ प्लेट अकर्स इज कॉल्ड सबडक्शन जोन, और जहाँ पे जिस लोकेशन पे ये होता है उसको सबडक्शन जोन बोलते हैं। ठीक है, इसके 3 वेज हैं। पहला बिटवीन ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल, ये एक ओशियानिक और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में हो सकता है, 2 ओशियानिक प्लेट्स के बीच में हो सकता है एंड 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बीच में हो सकता है। ठीक है, अब आता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। तो ये क्या है, when the crust is neither produced nor destroyed as the plates slide horizontally past each other, जब क्रस्ट ना तो प्रोड्यूस हो ना तो डिस्ट्रॉय हो, जब प्लेट्स एक दूसरे के
एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर जा रही हैं या एक दूसरे के हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है, तो जो ट्रांसफॉर्म होता है, जो फॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फॉल्ट्स क्या होते हैं, प्लेन्स ऑफ सेपरेशंस, ठीक है, तो ये जो होते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं मिड ओशियानिक रिजेस के, एंड द इरप्शंस डू नॉट टेक ऑल अलोंग द इंटायर क्रेस्ट, एट द सेम टाइम देयर इज डिफरेंशियल मूवमेंट ऑफ अ पोर्शन ऑफ द प्लेट अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अर्थ, ठीक है, और ये किसकी वजह से अफेक्टेड है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये सेपरेट कर देता है ब्लॉक्स को, ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज हैं क्या। ट्रांसफॉर्म मूवमेंट होता है कि ये एस्थेनोस्फीयर क्योंकि नीचे है, ठीक है, तो ये एक दूसरे से हॉरिजॉन्टली क्या होता है, पैरेलली, और ये मूव करते हैं और कोई मेजर डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, मतलब क्रस्ट का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, ठीक है। बेस्ड ऑन देयर एजेस दे गोज अप एंड डाउन, ठीक है, ओशियानिक प्लेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज वो हैवियर है, नीचे चली जाएगी, डिक्रीज मतलब सिंक हो जाएगी, सॉरी सिंक इज द मेन वर्ड, ठीक है, वो सिंक कर जाएगी बिकॉज इट्स डेंसिटी इज हायर, ओके, फ्रॉम दी कॉन्टिनेंटल, तो कॉन्टिनेंटल ऊपर आ जाएगी एंड देन दे फॉर्म बाउंड्रीज लाइक दैट, ओके। नाउ मूविंग ऑन, क्या है, रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट, तो ये किस स्पीड से ये प्लेट मूवमेंट्स होते हैं, तो स्ट्रिप्स ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड दैट पैरेलल द मिड ओशियानिक रिजेस हेल्प साइंटिस्ट डिटरमाइन द रेट ऑफ प्लेट्स मूवमेंट, ठीक है, तो ये मिड ओशियानिक रिजेस के जो रिवर्स और नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड है उससे समझ में आता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है ना, अर्थ का खुद का मैग्नेटिज्म होता है, दैट्स वाई, ठीक है, तो इससे समझ में आता है। फोर्स क्या है प्लेट मूवमेंट का, ठीक है, तो ये पहला है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, हमें समझ में आ गया, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग समझ में आ गया, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी समझ में आ गई, ठीक है, तो ये समझ में आता है कि कितना स्टैटिक और कितना मोशनलेस, बट क्या है, स्टैटिक और मोशनलेस ना होके ये डायनेमिक हो जाता है, ठीक है, डायनेमिक है, ये कितना ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है, जैसे डायनेमिक क्या है यूपीएससी में करंट अफेयर्स लाइक सेम, ओके, वैसे ही बहुत ज़्यादा होते हैं, ओके, तो दिस स्लो मूवमेंट ऑफ हॉट सॉफ्टेंड मेंटल दैट लाइज बिलो द रिजिड प्लेट्स इज ड्राइविंग फोर्स फॉर द प्लेट मूवमेंट, तो ये हमने समझ लिया है ऑलरेडी, ओके। सो अब हम लोग देखेंगे कि हमारी जो इंडियन प्लेट है इसका मूवमेंट कैसे इवॉल्व हुआ, तो बेसिकली जो हमारी इंडियन प्लेट है, ठीक है, ये एक अलग प्लेट थी, ठीक है, बिल्कुल अलग प्लेट थी, और ये धीरे धीरे बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेज, बिकॉज ऑफ फोर्सेज थ्रू ओशियंस रिजेस, मिड ओशियानिक रिजेस, और इनकी वजह से ये प्लेट जाके किससे अटैच्ड हो जाती है विद द यूरेशियन प्लेट, एंड जो इंडिया है वो यूरेशिया यानी एशिया का पार्ट बन जाता है, एंड यूरोप अब सेपरेट हो चुका है, बट ये कंट्रीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं, बट प्लेट्स तो ये अटैच्ड ही है ना, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें देखते हैं बुक में क्या लिखा है, तो जो इंडिया की प्लेट है एंड द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शंस जो हैं ये सबडक्शन जोन में लाई करते थे, जो हिमालयाज हैं नॉर्दर्न प्लेन्स बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस इन द ईस्ट इट एक्सटेंड्स थ्रू राकिनयोमा माउंटेन्स ऑफ म्यांमार टूवर्ड्स द आइलैंड आर अलोंग द जावा ट्रेंच, ठीक है, तो ये कहाँ तक जाते हैं, राकिनयोमा तक जाते हैं, जो क्या है हमारे हिमालयाज है, ठीक है, तो ये राकिनयोमा तक जाते हैं और म्यांमार तक एक्सटेंड करते हैं टुवर्ड्स द आइलैंड आर अलोंग द जावा ट्रेंच, ठीक है, तो जावा ट्रेंच तक के अलोंग ये एक्सटेंड करती है, अभी हम लोग देख लेंगे मैप में, ठीक है। द ईस्टर्न मार्जिन इज अ स्प्रेडिंग साइड लाइन टू द ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द फॉर्म ऑफ ओशियानिक रिज। सो ये देखिए इमेज, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है कि जो इंडियन लैंड मास है ये 70 मिलियन ईयर्स एगो पहले कहाँ था, ठीक है, फिर 50 मिलियन ईयर्स एगो पहले कहाँ था, और फिर आज जो इंडियन प्लेट है वो कहाँ पे है, यूरेशियन प्लेट से अटैच्ड हो गया। ये कौन सा, अच्छा ये कौन सा प्लेट मूवमेंट है, ये कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट है, ठीक है, कन्वर्ज हो रही है कोई दूसरी प्लेट एक दूसरी प्लेट से, ठीक है, तो ये इंडियन प्लेट है जो कि जाके कन्वर्ज हो जाती है यूरेशियन प्लेट में, तो ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज से बन रही है, ठीक है। इसके बगल में हमें अरेबियन प्लेट नज़र आ रही है, इंडियन प्लेट तो नज़र आ ही रही है, तो ये इंडियन ओशियन में थी, ठीक है, जिसके जो कहाँ थी, जो इक्वेटर, देखिए 50 मिलियन ईयर्स एगो पहले इंडिया जो इंडियन प्लेट है वहाँ से इक्वेटर भी क्या कर रही थी, जा रही थी, ठीक है, बट अभी तो इक्वेटर जाती नहीं इंडिया, ठीक है, तो बेसिकली यही हमारे इस पैराग्राफ में दिया गया है पूरा कि कैसे जो इंडियन प्लेट है वो जाके यूरेशियन प्लेट से अटैच्ड हो जाती है, और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ये ऐसे नहीं है, बिकॉज जो भी अपने जितने भी इवेंट्स अभी तक पढ़े हैं ना कन्वर्जेंट प्लेट्स के लिए कौन कौन से इवेंट्स हैं, ठीक है, फोर्सेस जनरेट होते हैं, डेक्कन ट्रैप्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बिकॉज ऑफ वोल्केनोज का जो इरप्शन है,
ठीक है, उसी से तो डेक्कन ट्रैप्स बना, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था हमारी। ठीक है, तो हिमालयाज़ का जो फॉर्मेशन है पहले नहीं था, ये ड्यू टू द कन्वर्जेंस हिमालयाज़ फॉर्म हो गए। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो देखिए ये जो हमारी इंडियन प्लेट है, इतने अच्छे से डायग्राम तो नहीं बना पाया है मैंने, लेकिन फिर भी ये इंडियन प्लेट है और ये अपवर्ड्स में यूरेशियन प्लेट है। दोनों एक दूसरे को कन्वर्ज कर रहे हैं। ठीक है, कन्वर्जेंट मोशन हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ड्यू टू दिस कन्वर्जेंस क्या होगा, कुछ लैंडफॉर्म्स ये अपवर्ड्स की तरफ मूव करने लगेंगे और ये हिल्स बन जाएंगे, जिसको हम लोग माउंटेन्स बोल रहे हैं, हिमालयाज़ बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हिमालयाज़ का फॉर्मेशन पहले नहीं था, मतलब ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता था, बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जेंस हुआ है। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग न्यू चैप्टर देखेंगे। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब दी चैनल। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, कमेंट्स करो एंड थैंक यू, बाय बाय।